Hello and welcome to Literary Academia. My name is Amrita and today we will discuss dialogue writing. थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देखेंगे डायलॉग राइटिंग का कि डायलॉग राइटिंग है क्या और इसके कुछ गाइडलाइंस कि कैसे लिखे जाते हैं, क्योंकि डायलॉग राइटिंग पे बहुत कम मटेरियल अवेलेबल है यूट्यूब पे, जैसा मुझे लगता है। तो चलिए थोड़ा सा एक इंट्रो देखेंगे और फिर एक एग्जाम्पल देखेंगे डायलॉग राइटिंग करने का। ठीक है, डायलॉग राइटिंग पे 2 से 3 एग्जाम्पल्स, मिनिमम 3 एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगी। पहला आज करेंगे, ठीक है। चलिए, डायलॉग इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन बिटवीन 2 और मोर पीपल। ठीक है, तो जो डायलॉग है ना, क्या है वो बेसिकली कन्वर्सेशन है, बातचीत है। ठीक है, बिटवीन 2 और मोर पीपल, 2 या 2 से अधिक लोगों के बीच में जो बातचीत होती है वो क्या डायलॉग में होती है। आप और आपके रूममेट बात कर रहे हैं, वो आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हैं। आप कुछ बोलते हैं, फिर उसका रिप्लाई कहिए या उसको कॉन्ट्राडिक्ट कहिए। आपके फ्रेंड अगर उसको रिप्लाई करते हैं तो आप दोनों लोग डायलॉग एक्सचेंज कर रहे हैं, उसी को कहते हैं। अगर उसी को आप पेपर पर लिख रहे हैं तो आप उसको कहते हैं डायलॉग राइटिंग। समटाइम्स इट इज़ एन इंटरनल मोनोलॉग। कभी कभी क्या है, ये इंटरनल डायलॉग भी होता है, जैसे कि सेल्फ टॉकिंग, इसको आप मोनोलॉग भी कहते हैं। ठीक, आप अंदर ही अंदर बात कर रहे हैं अपने आप से, वो इंटरनल डायलॉग होता है। ठीक है, तो उसको सेल्फ टॉकिंग भी कहेंगे और मोनोलॉग भी कहा जाता है। आप लोग बहुत फेमिलियर होंगे मोनोलॉग से। ठीक, नाउ इन डायलॉग राइटिंग द राइटर हैज़ टू इमेजिन बीइंग ऑल द कैरेक्टर्स इन कन्वर्सेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कि जब डायलॉग राइटिंग हम करते हैं, एक तो मान लीजिए कि आपके रूम में आप 3 4 दोस्त बैठ के बात कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब आप उसी चीज़ को पेपर पे लिखते हैं, आपको एग्जाम में बात करके नहीं दिखाना है, आपको उस बात को राइटिंग में दिखानी है। ठीक है, तो जो राइटर है यानी कि आप एग्जाम में जब डायलॉग राइटिंग करेंगे तो राइटर आप हैं। ठीक है, राइटर हैज़ टू इमेजिन बीइंग ऑल द कैरेक्टर्स इन द कन्वर्सेशन। तो राइटर आप हैं, आपको ये इमेजिन करना है कि जितने भी कैरेक्टर्स, जो स्क्रिप्ट आप लिख रहे हैं उसमें जितने भी कैरेक्टर्स हैं सभी आप ही हैं। आप कभी राम बन के लिखेंगे, फिर कभी आप श्याम का रोल भी लिखेंगे, आप ही रीता गीता का भी लिख रहे हैं। यानी कि अगर 2 लोगों में आप बातचीत करवा रहे हैं तो दोनों का स्पीच आप ही को लिख रहे हैं। आप इमेजिन करेंगे, कभी ए बोल रहा है, ए व्यक्ति, तो आप ही अपने आप को इमेजिन कर रहे हैं और फिर उसका डायलॉग लिख रहे हैं। फिर बी बोल रहा है तो आप खुद को बी इमेजिन कर रहे हैं, कैरेक्टर बी, और फिर उसका भी कन्वर्सेशन लिख रहे हैं, उसका भी डायलॉग लिख रहे हैं। इस तरीके से ये थोड़ा आपके लिए चैलेंजिंग हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपको कम अपना माइंड सेट तुरंत शिफ्ट करना होता है। ठीक, अभी आगे और अच्छे से समझ में आएगा। ही और शी हैज़ टू पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ इनटू द शू ऑफ ईच कैरेक्टर। चाहे कोई ही है चाहे शी है, जो भी डायलॉग राइटिंग कर रहा है, जो भी राइटर है, पुट हिमसेल्फ और हरसेल्फ, उसको क्या करना है, किसी के शू में अपने आप को रखना, यानी कि किसी के जगह पे रह के देखना। तो आपको हर एक कैरेक्टर के जगह पे रख के अपने आप को रखना है। देयरफॉर, इसलिए, वन हैज़ टू बी ओपन टू ऑल पॉसिबल ओपिनियंस एंड आर्गूमेंट्स। और इसलिए राइटर को बहुत ओपन होना पड़ेगा कि कौन किस तरह की बातें कर सकता है, कैरेक्टर बी क्या क्या इस पॉइंट पे, इसका जवाब कैरेक्टर बी क्या क्या दे सकता है, उसके जवाब में कैरेक्टर क्या क्या बोल सकता है। यानी कि आपको चारों तरफ से, जो राइटर होगा बहुत अलर्ट होना चाहिए उसको चारों तरफ से। ठीक है, दिस वुड इन्फ्लुएंस द वे वन परसीव्स द सिचुएशन। और क्या करेगा कि ये जो तरीका है ना, ये इन्फ्लुएंस करेगा एक इंसान को कि कैसे कोई सिचुएशन को लेता है। जैसे राइटर है वो, या जो डायलॉग में 2 कैरेक्टर्स हैं, वो कौन किस सिचुएशन, किस बात पे कोई ट्रिगर हो जाता है, कोई इग्नोर कर देता है। तो इस तरह की जो ट्रिकी चीज़ें हैं, इमोशन को कंट्रोल करना है, कहाँ नहीं करना है, ये सब राइटर को आना चाहिए। व्हेन फेस्ड इन रियल टाइम कंडीशंस, बिसाइड्स इट हेल्प्स द राइटर टू बी बेटर डिसीजन मेकर। और जो राइटर है, जब सबका रोल खुद लिख रहा होता है तो वो एक बेटर डिसीजन मेकर होता है। ठीक, तो ये तो रहा कि डायलॉग राइटिंग क्या होता है। और डायलॉग राइटिंग में राइटर जो है ना, वो सेंट्रल है, सबकी स्पीच को वही मोल्ड करेगा, वही अफेक्ट करेगा, वही चेंज करेगा। ठीक है, अब कुछ गाइडलाइंस है कि डायलॉग राइटिंग जब आप एग्जाम में करेंगे
तो आपको क्या क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है, ठीक है। जब प्रैक्टिस करेंगे आप, उसके पहले भी यूज कॉन्ट्राडिक्शंस अनलेस अ कैरेक्टर इज स्पीकिंग इन अ वेरी फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट। जब तक कि बहुत फॉर्मल बातचीत नहीं हो रही है, यानी कोई एकेडमिक सीन है, कोई कोर्ट का सीन है, ठीक है, कोई कॉलेज का सीन है, अगर तो इस तरह का अगर कोई फॉर्मल कॉन्टेक्स्ट नहीं है तो आप कॉन्ट्राडिक्शंस यूज कर सकते हैं, डोंट, कांट, इस तरह के वर्ड यूज कर सकते हैं, ठीक है। डायलॉग शुड रीड लाइक रियल स्पीच। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो आप अगर डायलॉग लिख रहे हैं तो आप जो भी डायलॉग लिख रहे हैं वो रियल लगना चाहिए, ठीक है। ये मेन है, ठीक है। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि फोर्सफुली आप कैरेक्टर ए से बुलवा रहे हैं, कैरेक्टर बी से बुलवा रहे हैं। आपको जो भी सिचुएशन दिया जाएगा, या आप खुद जो अगर कोई सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं कि दो लोग थे, ऐसे बात कर रहे हैं, इस टॉपिक पे ऐसे बात करेंगे, तो वो थोड़ा रियल होना चाहिए। अब आप लोग सोचिएगा इस वीडियो को देखने के बाद कि रियल स्पीच कैसी होती है। अगर सपोज कि आप और आपका फ्रेंड रूम में बैठ के बात कर रहे हैं, तो आप लोग कैसे बात करेंगे, कैसे क्या होता है। देखिए ऐसे में क्या, रियल में क्या होता है कि दो लोग बात कर रहे हैं तो कोई बीच में एक दूसरे की स्पीच काट देता है, कोई अग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, कोई बीच में कह देगा कि नहीं तुम गलत बोल रहे हो, कोई सपोर्ट करेगा। इस तरह के ट्रिक्स एंड ट्विस्ट होने चाहिए आपके डायलॉग में, तभी वो रियल लगेगा। कोई भी बहुत फ्लैट बात नहीं करता, ठीक है, कोई बहुत सीधा साधारण बात नहीं करता। जब आप नेचुरली बात करते हैं तो वो नेचुरलनेस आपके डायलॉग में भी दिखना चाहिए। अवॉइड एक्सेसिव यूसेज ऑफ ही सेड, शी सेड, ही सेड, शी सेड, इस तरह की जब बात लिखते हैं तो वो थोड़ा सा ना इनडायरेक्ट नरेशन की तरह जैसे लगता है, लेकिन डायलॉग में हमेशा डायरेक्ट चीज़ें होती हैं, ठीक है। डू नॉट यूज स्लैंग्स एंड इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स। स्लैंग मतलब एक तरह से देखिए रीजनल गाली गलौज होता है, ठीक है। ऐसे वर्ड्स जो आप नॉर्मली क्या कभी भी यूज़ नहीं करना चाहिए आपको बातचीत में, तो ऐसे वर्ड्स आप यूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। इनअप्रोप्रिएट वर्ड्स यूज़ नहीं करेंगे, जो आप नॉर्मली यूज़ करना कन्वर्सेशन में अच्छा नहीं होता है वो आप ना यूज़ करें, ठीक है। डोंट फॉरगेट पंक्चुएशंस एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ टेंसेज। पंक्चुएशन तो अगर आप मतलब गलती करते हैं तो पूरा ही डायलॉग का मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। और टेंस का भी ध्यान देना है। ट्राई टू मेक द डायलॉग रियलिस्टिक। जो भी डायलॉग लिख रहे हैं आप, ट्राई टू मेक इट रियलिस्टिक, बहुत सुपरफिशियल बनाने की जरूरत नहीं है। टेक सम टाइम टू लिसन टू एवरीबडी कन्वर्सेशन अराउंड यू। ये नहीं कह रहा है कि आप 4 दोस्तों की बात सुनिए। जो 4 कैरेक्टर आप, या 2 या 3 कैरेक्टर जो भी आप पेपर पे क्रिएट कर रहे हैं, उनके तो सब कुछ तो आप ही कर रहे हैं। तो अगर कैरेक्टर ए लिख रहा है तो आप उसकी पूरी बात को कंप्लीट करिए, फिर कैरेक्टर बी का स्पीच लिखिए, है ना। सुनना मतलब उसकी पूरी स्पीच को लेट इट बी कंप्लीटेड, उसको कंप्लीट करने दीजिए, आप ही को करना है। बट कुल मिला के स्पीच को बीच में नहीं छोड़ना है, ये कहने का मतलब है। रीड द डायलॉग अलाउड टू सी इफ इट साउंड्स ऑथेंटिक। जब आप लिख रहे हो तो आप अपने डायलॉग को जोर जोर से बोल के और देख भी सकते हैं कि क्या ये ऑथेंटिक लग रहा है। हालांकि ये चीज़ आप एग्जाम में नहीं कर सकते, बट ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेट कैरेक्टर्स ब्रेक ऑफ सेंटेंसेस और स्पीक इन फ्रेजेस रादर देन सेंटेंसेस। देखिए ये नेचुरल स्पीच की निशानी है कि कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, अपने सेंटेंसेस को बीच में कभी कभी तोड़ देते हैं, कुछ अनकहा छोड़ देते हैं, या तो वो फ्रेज में ज़्यादा बात करते हैं, बहुत फ्लैट सेंटेंसेस कभी कभी नहीं यूज़ करते। तो सिचुएशन के हिसाब से या रोल के हिसाब से, अगर आप किसी ऐसे कैरेक्टर को लिख रहे हैं कि जो 20 ईयर ओल्ड है, तो आप सोचिए कि वो 20 ईयर ओल्ड है, वो 20 साल का है, वो 18-20 साल का है, तो वो कैसे बोलेगा। वो 80 साल के इंसान के जैसे नहीं बोलेगा। तो 80 साल का इंसान एक ट्रेडिशनल ग्रामर यूज़ करेगा, सिंपल वर्ड्स यूज़ करेगा, वो फ्रेजेस उतने यूज़ नहीं करेगा। लेकिन जो 20 साल का इंसान है वो फ्रेजेस ज़्यादा यूज़ करेगा। इस तरह की अंडरस्टैंडिंग आपको अपने दिमाग में डेवलप करनी है। इट इज़ नॉट अबाउट एग्जामिनेशन, ये सिर्फ एग्ज़ाम की बात नहीं है। आप कल को सेलेक्ट होंगे और जब आप जाएंगे तो स्किट होगा आपके कॉलेज में, तरह तरह के प्रोग्राम्स होंगे, और आप बीइंग एन इंग्लिश टीचर आपको डायलॉग राइटिंग करनी होगी, आपको डायलॉग लिख के देने होंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से पढ़िए। हैव कैरेक्टर्स इंटरप्ट ईच अदर। और अभी जो मैंने बताया कि कैरेक्टर्स एक दूसरे को रियल कन्वर्सेशन में
इंटरप्ट करते हैं। आप इमेजिन करिए कि आप लोग अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं। वैसे ही जब आप डायलॉग राइटिंग करिए तो कुछ सिचुएशन पे आप इंटरप्ट करवाइए कि ए को इंटरप्ट कर रहा है बी, ठीक है। गिव कैरेक्टर्स डिफरेंट स्पीच पैटर्न्स डिपेंडिंग ऑन देयर एज, एजुकेशनल बैकग्राउंड etc। कोई मान लीजिए कि कोई डॉक्टरेट है, वो पीएचडी किया हुआ है, उसकी स्पीच और कोई 10th पास है, उसकी स्पीच में बहुत डिफरेंस होगा। 20 साल देयर एज के हिसाब से 20 साल का बच्चा और कोई 80 ईयर ओल्ड जो एक इंसान होगा, उनकी स्पीच में डिफरेंस होगा। तो अगर आप इस तरह के अलग अलग एज, अलग अलग बैकग्राउंड के लोग को ला रहे हैं, अगर आप डायलॉग में आपके हैं, आपके स्क्रिप्ट में है, तो आप उस तरह की स्पीच यूज करेंगे, ठीक है। नाउ प्रेफर टू राइट कंसाइजली, लॉन्ग वर्डी डायलॉग सिम्स ऑकवर्ड। छोटे सेंटेंसेस यूज करिए, ठीक है। बहुत लॉन्ग या बहुत शब्द से भरे हुए, बहुत सारे जिसमें ना कि वर्डी बोलते हैं उसको, वर्बोस, बहुत सारे वर्ड्स हों जिस डायलॉग में, वो ऑकवर्ड हो जाते हैं। नेवर यूज डायलॉग्स टू टेल द रीडर्स थिंग्स दैट रीडर्स ऑलरेडी नो। जो चीज़ें रीडर ऑलरेडी जानता है उसको बताने के लिए कोई डायलॉग न लिखिए, ठीक। यूज द ओकेजनल इफ अ कैरेक्टर इज हेजिटेंट। अभी मैं यही बता रही थी कि अगर कोई कैरेक्टर आपकी स्पीच में ऐसा कुछ आया कि कोई कैरेक्टर हेजिटेंट है, तो आप वहाँ पे ये लिख सकते हैं। इससे नेचुरलनेस फ्लो आता है, रियल आपका डायलॉग लगता है। डोंट प्रोवाइड टू मच इन्फॉर्मेशन एट वंस। एक ही बार में बहुत इन्फॉर्मेशन मत उड़ेल दीजिए। लेट द स्टोरी अनफोल्ड नेचुरली। धीरे धीरे स्टोरी को अनफोल्ड करिए। जैसे जैसे स्टोरी अनफोल्ड होगी, इन्फॉर्मेशन अपने आप निकलते चले जाएगा। गुड डायलॉग शुड मूव द स्टोरी फॉरवर्ड। ये कह रहा है कि एक जो अच्छा डायलॉग वो होते हैं जिसके माध्यम से स्टोरी बढ़े, ये नहीं कि बातचीत करते वहीं पे रुके हुए हैं, ठीक है। स्टोरी भी बढ़ती रहे। डोंट लेट वन पर्सन स्पीक टू लॉन्ग। किसी कैरेक्टर ए को या कैरेक्टर बी को पूरा 20 लाइन का स्पीच मत दे दीजिए, ठीक। छोटे छोटे स्पीच दीजिए, बीच में इंटरप्ट करवाइए, हेजिटेंट दिखाइए, थोड़ा सा इमोशन भी लाइक अग्रेशन या सैडनेस या हैप्पीनेस, ठीक है। और हैप्पीनेस दिखाइए तो थोड़ा हैप्पीनेस को डिनोट करने वाले कुछ वर्ड्स यूज़ करिए, ठीक। ये बहुत फ़नी है, आप लोग लिखने का कोशिश करिएगा, ठीक है। बहुत फ़नी है, बहुत अच्छा है ये, ठीक। तो ये तो हो गए कुछ गाइडलाइंस। अब हम आते हैं एग्जाम्पल। एक डायलॉग हम देखेंगे कि एक सीन है, क्या है। अ डायलॉग बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट। डॉक्टर और पेशेंट के बीच में आपको डायलॉग लिखना है। ऐसे ही आपको सीन दिए जाएंगे, ठीक। अब कुछ भी हो सकता है, बट डायलॉग राइटिंग ऐसे ही होती है। अगर आप एक बार फॉर्मेट जान जाएंगे तो देखते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, आप लोग कर ले जाएंगे। 4 5 10 भी कर लेंगे अगर आप लोग प्रैक्टिस डायलॉग राइटिंग की, तो हो जाएगा। चलिए, तो डॉक्टर एंड पेशेंट, नहीं, यहाँ पे डॉक्टर एंड पेशेंट नहीं होगा, यहाँ पे होगा शॉपकीपर एंड कस्टमर। ये लग रहा है पीछे वाला टॉपिक आ गया, यहाँ पे समझ जाइए शॉपकीपर, ठीक है। शॉपकीपर एंड कस्टमर, ठीक है। नेक्स्ट जो सेकंड नंबर का एग्जाम्पल है ना, वो है डॉक्टर एंड पेशेंट के बारे में, ठीक है। चलिए, तो शॉपकीपर कहता है, गुड मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। एक और बात, जब आप बोलते हैं, वैसे तो आपको लिख के दिखाना है, बट जब आप डायलॉग बोलते हैं ना, जब आप डायलॉग करते हैं, जैसे आप हिंदी में इमोशन के साथ बोलते हैं, बट जब आपकी इंग्लिश निकलती है तो बहुत फ्लैट निकलती है। लेकिन आप उसको फील के साथ बोला करिए। जैसे गुड मॉर्निंग सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कस्टमर, गुड मॉर्निंग, आई हैव कम टू शो यू द वॉच दैट आई परचेज लास्ट वीक। आई हैव कम टू शो यू, कि मैं आया हूँ आपको दिखाने के लिए, द वॉच, वही घड़ी, दैट आई परचेज लास्ट वीक, जो कि मैंने लास्ट वीक खरीदी थी। शॉपकीपर, ऐसे ही आपको ये मान लीजिए कि 2 कैरेक्टर हैं, शॉपकीपर और कस्टमर। कोलन लगाना है और कोई डिज़ाइन नहीं बनानी है, बहुत केयरफुल रहिए। जब किसी की स्पीच को दिखाना होता है तो कोलन लगता है, ठीक है। कोलन, जब किसी की स्पीच को इंट्रोड्यूस करना होता है तो कोलन। वैसे ही कोई अदर डिज़ाइन नहीं। शॉपकीपर, इज देयर एनी प्रॉब्लम विद द वॉच। क्या वॉच के साथ कोई प्रॉब्लम है। कस्टमर, येस, इट इज़ नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली। ये बहुत अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इट डज नॉट टेल करेक्ट टाइम, ये सही टाइम नहीं बताता।
समटाइम्स इट रन्स फास्ट एंड समटाइम्स गेट स्लो। कभी कभी तो ये बहुत तेज चलती है घड़ी और कभी कभी स्लो हो जाती है। शॉपकीपर, व्हेन डिड यू परचेज दिस वॉच? आपने ये घड़ी कब खरीदी थी सर? कस्टमर, लास्ट वीक, पिछले हफ्ते मैंने ये घड़ी खरीदी थी। ठीक है, ऐसे ही आपको लिखना है। देखिए छोटे सेंटेंसेस भी आ रहे हैं, बड़े सेंटेंसेस भी आए, एक बड़ा स्पीच भी आएगा, तो आपको सिचुएशन के हिसाब से, अब कोई कह दे एक ही बार में ये लास्ट वीक ये वो सब सारा इन्फॉर्मेशन वो एक ही बार दे दे, नहीं, वो थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। शॉपकीपर, डू यू हैव द कैश मेमो? क्या आपके पास कैश मेमो है? कस्टमर, यस हियर इट इज। अब यहीं पे वो बोल रहा था कि लास्ट वीक आई परचेज दिस लास्ट वीक, हियर इज द कैश मेमो। ठीक है, तो अब फिर ये स्पीच कैसे बढ़ती? तो उतना ही बताना है जितना कि पूछा जा रहा है। ठीक, यस हियर इट इज, ये है कैश मेमो, आप देख लीजिए। शॉपकीपर, ऑल राइट सर, इट्स अंडर वारंटी, ये वारंटी के अंदर है। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट, आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यू विल गेट द न्यू वन, आपको एक नया मिल जाएगा, बट यू विल हैव टू वेट फॉर 2 days, आपको 2 दिन तक वेट करना पड़ेगा। कस्टमर, बट हाउ वुड आई मैनेज विदाउट वॉच? लेकिन मैं घड़ी के बिना मैनेज कैसे करूँगा? शॉपकीपर, आई एम सॉरी, यू हैव टू बियर विथ, आप ये तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। वी मे सेंड द डिफेक्टिव वॉच टू द कंपनी एंड द कंपनी विल रिप्लेस इट। तो क्या कह रहा है कि वी मे सेंड द डिफेक्टिव, हम डिफेक्टिव वॉच को कंपनी में भेज सकते हैं, एंड द कंपनी, और जो कंपनी है, विल रिप्लेस इट, और कंपनी ही इसे रिप्लेस करेगी। वी विल गिव यू द न्यू वॉच, हम आपको नई घड़ी देंगे, एज सुन एज वी रिसीव, जितनी जैसे ही हमें घड़ी मिलेगी हम आपको नई घड़ी दे देंगे। ओके, नाउ कस्टमर, इट कैन टेक मोर देन 2 days, ये तो 2 दिन से ज़्यादा लग सकता है। तो शॉपकीपर कहता है नो, इट वॉन्ट टेक मोर देन 2 days, नहीं नहीं 2 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। द कंपनीज डीलर इज इन नेहरू प्लेस, ये जो कंपनी का जो डीलर है ना वो नेहरू प्लेस में, ये कोई प्लेस है, ठीक है, ये नेहरू प्लेस पे ही रहता है। आई विल सेंड द वॉच टू द डीलर टुमारो एंड रिक्वेस्ट हिम टू रिप्लेस द वॉच इमीडिएटली। तो शॉपकीपर कहता है कि आई विल सेंड द वॉच, मैं घड़ी भेज दूंगा, टू द डीलर को टुमारो, कल, एंड रिक्वेस्ट हिम, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा, टू रिप्लेस द वॉच इमीडिएटली, और कि वो जल्द से जल्द वॉच को रिप्लेस कर दे, ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा। प्लीज़ राइट डाउन योर मोबाइल नंबर एट द बैक ऑफ द कैश मेमो, प्लीज़ आप अपना मोबाइल नंबर कैश मेमो के बैक ऑफ द, मतलब पीछे, आप कैश मेमो के पीछे अपना मोबाइल नंबर लिख दीजिए। वी विल कॉल यू बैक एज सुन एज वी रिसीव द वॉच, जैसे ही हम घड़ी रिसीव करते हैं हम आपको क्या करेंगे, हम आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, हम आपको कॉल करेंगे। कस्टमर, प्लीज़ गिव मी द रिसीट, कृपया मुझे रिसीट दीजिए। देखिए वैसे तो पी है, बट पी हमेशा साइलेंट होता है, इसको कभी भी रिसिप्ट मत पढ़िएगा, पी साइलेंट होता है, इसको पढ़ते हैं रिसीट, यानी कि रसीद, जो आप लोग रसीद लेते हैं ना उसी को कहते हैं रिसीट, रिसीट नॉट रिसिप्ट। कस्टमर, प्लीज़ गिव मी द रिसीट। शॉपकीपर कहता है श्योर सर, हियर इट इज़, ये आपका रिसीट है। कस्टमर, थैंक यू। शॉपकीपर कहता है सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस कॉस्ट, परेशानी के लिए सॉरी सर, हमें खेद है परेशानी के लिए कि 2 दिन आपको बिना वॉच के रहना पड़ेगा। तो ये होता है डायलॉग राइटिंग। देखा आपने कि कैसे एक शॉपकीपर और कस्टमर में किस तरह के डायलॉग हो सकते हैं, ठीक, और कई तरह के सिचुएशन आप इमेजिन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सिचुएशन दिया जाएगा, या देखिए कि क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चन मिलता है, बट सिर्फ एक जगह की बात नहीं, ये डायलॉग राइटिंग हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो ये आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन, और आप क्या क्या बुलवा सकते हैं कस्टमर से, क्या शॉपकीपर से बुलवा सकते हैं, ठीक। तो इस तरीके से डायलॉग राइटिंग करनी है, आप इसको बहुत ध्यान से देखेंगे, और ये बहुत आप देखेंगे तो लगेगा कि कैसे 2-3 लोग बात करते हैं आपस में, वही तो स्पीच लिखनी है ना। तो ये आप लोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। और अगले वीडियो में 2 एग्जाम्पल मैं एक साथ बता दूंगी,
तो 2 से 3 अगर डायलॉग राइटिंग का एग्जाम्पल आप कर लेते हैं तो इनफ है आपको फॉर्मेट समझने के लिए। फॉर्मेट ही समझना है, ठीक है। एक और बात कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पेड बैच, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे लगता है कि मैं छुपा रही हूँ कोई कि पेड बैच उन लोगों से, जैसे कि मेरा कोई पेड बैच है मैं नहीं बता रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं। एक्चुअली पेड बैच नहीं लाने का के बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते और उनके लिए पढ़ाना है, और दूसरी बात ये कि मेरा खुद का एग्ज़ाम है असिस्टेंट प्रोफेसर का, और मैं बहुत डेडिकेशन के साथ नहीं कर सकती तो मैं उसको नहीं करना चाहती, पार्ट टाइम की तरह मैं नहीं पेड बैच को चलाना चाहती। तो इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं जितना दे सकती हूँ, हालांकि मैं अपना बेस्ट देती हूँ कि यूट्यूब पे जितना मेरे से हो सकता है मैं देती हूँ, और ये लास्ट टाइम तक ये वीडियोस नहीं रुकेंगे, मिलते रहेंगे, आपको सारा कंटेंट मिलेगा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरा सिलेबस यूट्यूब पर ही करा दूँ। लेकिन पेड बैच भी मैं ला सकती थी, बट उसमें मैं 100% नहीं दे पाऊँगी, मेरे खुद के एग्ज़ाम से मेरा रिसर्च चल रहा है तो उसमें भी मुझे टाइम देना पड़ता है, इसलिए भी कोई पेड बैच नहीं है। आप लोग पेशेंस रखिए, सब कुछ आपको यूट्यूब पर ही मिलेगा और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि मैम आपकी वजह से हम लिख पा रहे हैं, नहीं, आप अपनी मेहनत की वजह से लिख पा रहे हैं, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप वीडियो देखते हैं, आप समझते हैं, इसलिए आप लोग आंसर राइटिंग कर पा रहे हैं। एंड आई एम रियली रियली हैप्पी कि ये आप लोगों के लिए वर्क कर रहा है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, एंड ऐसे ही पढ़ते रहिए, कमेंट करते रहिए, वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू माय चैनल लिटरेरी एकेडमिया।